रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के बाहर खड़ा मोहन बेचैन था। उसके कान में अभी भी ब्रह्म राक्षस की वो बात गूंज रही थी। आज रात 11:43 पर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के अखंड ज्योत को बुझाएगी। ब्रह्म राक्षस ने मोहन को बताया था कि सौम्या उसकी पत्नी नहीं है। मोहन ने उस वक्त पूछा भी था कि सौम्या ऐसा क्यों करेगी, लेकिन मोहन के इस सवाल पर ना ही तिलक बाबा ने जवाब दिया और ना ही ब्रह्म राक्षस ने। वहाँ केवल सन्नाटा था। तो दोस्तों, ये है डायन वर्सेस ब्रह्म राक्षस का एपिसोड 2। और जिन्होंने एपिसोड 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ एपिसोड 1 देख लीजिए, उसके बाद एपिसोड 2 को स्टार्ट कीजिएगा। बिना किसी देरी के एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं। मोहन धीरे धीरे हवेली के अंदर आया। घर के लोग अपने काम में लगे हुए थे, जैसे सब नॉर्मल हो, लेकिन मोहन के लिए सब कुछ बदल चुका था। उसकी नज़र सीधा उस कमरे पर जाकर रुकी जहां उसकी बहन विद्या पड़ी हुई थी। मोहन के चाचा विद्या के पास बैठे थे। मोहन के चाचा विद्या का हाथ पकड़े हुए विद्या से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विद्या तो बस एक जिंदा लाश बनी हुई थी, आंखें खुली हुई लेकिन बेजान। तभी मोहन की नज़र विद्या के लेफ्ट वाले पैर पर पड़ती है। उसके लेफ्ट पैर पर एक अजीब सा काला निशान था, जो कि कल रात तक तो नहीं था, लेकिन आज अचानक कैसे आया। मोहन के चाचा ने भी ये निशान को नोटिस किया। घर के सारे लोग धीरे धीरे करके विद्या के कमरे में जमा हो चुके थे। मोहन के पापा ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने भी चेक किया, लेकिन डॉक्टर का वही जवाब, हेल्थ तो नॉर्मल है, लेकिन इसका जो इलाज है और इसकी जो हालत है वो मेरे समझ से बाहर की है। घर में फिर से सन्नाटा फैल चुका था और मोहन के दिमाग में बस वही बात गूंज रही थी कि आज रात 11:43 पर मोहन की पत्नी सौम्या घर का अखंड ज्योत बुझाने वाली है। रात हो चुकी थी। मोहन अपने कमरे में लेटा हुआ था, लेकिन नींद उससे काफ़ी दूर थी। वो इधर उधर करवट बदल रहा था। तभी मोहन ने महसूस किया कि सौम्या उसके पास नहीं है। बिस्तर ठंडा था, मतलब कि सौम्या काफ़ी देर से नहीं है। मोहन तुरंत उठकर कमरे से बाहर आ गया और सीधा पूजा घर की तरफ बढ़ने लगा। मोहन ने देखा कि पूजा घर का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और पूजा रूम के ठीक बाहर खड़ी थी सौम्या, बिल्कुल चुप। सौम्या की नज़र पूजा घर के अंदर थी। मोहन धीरे धीरे सौम्या के पास जाने लगा। मोहन ने धीरे से अपना हाथ सौम्या के कंधे पर रखा। सौम्या ने धीरे से अपना चेहरा घुमाया। सौम्या के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी और सौम्या की आंखें पूरी तरीके से काली हो चुकी थी। मोहन ये देखकर एकदम घबरा गया। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल सौम्या का चेहरा एकदम नॉर्मल हो गया। एक दबी हुई आवाज़ में सौम्या ने इतना कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक लाइन बोलकर सौम्या दबे पांव अपने कमरे के अंदर चले गई। मोहन अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। उसने धीरे से पूजा घर की तरफ देखा। अखंड ज्योत अब तक तो जल रही थी, लेकिन देखते ही देखते मोहन के आंखों के सामने अखंड ज्योत बुझ गई। उस रात मोहन सो ही नहीं पाया। ना मोहन सौम्या से कुछ सवाल पूछ पा रहा था और ना ही वो किसी को कुछ बता पा रहा था। मोहन बस इंतज़ार कर रहा था तिलक बाबा के आने का, लेकिन उस रात भी तिलक बाबा नहीं आए। सुबह 10 बजे के करीब घर में पुलिस आई। इंस्पेक्टर ने घर वालों को बताया कि पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका नाम रघु है, और पुलिस को शक है कि तिलक बाबा का कातिल वही हो सकता है। मोहन के पापा ने पूछा कि आपको इस पर शक कैसे हुआ।
पुलिस ने बताया कि रघु के पास जो हथियार जब्त हुआ है, ठीक वैसे ही हथियार से तिलक बाबा का भी कत्ल हुआ था। मोहन ने पूछा कि आप लोगों को कुछ पता चला? तो पुलिस ने कहा कि अभी बस इंक्वायरी चल रही है। पुलिस के जाने के बाद सभी लोग नाश्ता करने के लिए बैठे हुए थे। सभी अपना अपना नाश्ता कर रहे थे। सौम्या विद्या का नाश्ता लेकर विद्या के कमरे में गई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद विद्या के कमरे से सौम्या की चिल्लाने की आवाज़ आती है। मोहन तुरंत उठकर विद्या के कमरे में गया और मोहन ने देखा कि विद्या ने सौम्या के बालों को अपने हाथों में जकड़ लिया है और वो बुरी तरीके से सौम्या के बालों को खींच रही है। मोहन को समझ नहीं आया। वो जल्दी से जाकर विद्या के हाथों से सौम्या के बाल को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी घर के सारे लोग विद्या के कमरे में आ चुके थे। मोहन के पापा, मोहन के चाचा और मोहन, ये तीनों मिलकर भी विद्या के हाथों से सौम्या के बाल को नहीं छुड़ा पा रहे थे। पता नहीं कि विद्या के अंदर अचानक से इतनी ताकत कैसे आ गई। सौम्या काफ़ी दर्द में चिल्ला रही थी। तभी सौम्या को तेज गुस्सा आया और उसने गुस्से से विद्या की तरफ देखा, केवल 2 सेकंड, और अगले ही पल विद्या का हाथ एकदम ढीला पड़ गया और विद्या फिर से एक जिंदा लाश में तब्दील हो गई। वहाँ पर किसी ने कुछ भी नोटिस नहीं किया सिवाय मोहन के। मोहन ने देखा कि सौम्या की आंखों में कुछ तो था, जिससे सौम्या और विद्या के बीच में बिना कुछ बोले ही बात हो गई हो। शाम के वक्त पीपल के पेड़ के पास मोहन पहुंचा। मोहन के पहुंचते ही वहां पर फिर सफ़ेद धुआं उभरने लगा और उस धुएं ने एक आकार लिया तिलक बाबा का। मोहन ने तिलक बाबा को प्रणाम किया। तिलक बाबा ने मोहन से कहा कि मैं कुछ शक्तियों को जागृत करने के लिए गया हुआ था, इस वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। मोहन और कुछ सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन तभी ब्रह्म राक्षस की आवाज़ गूंज उठी। ब्रह्म राक्षस ने कहा, मुहूर्त निकला जा रहा है, समय खत्म होने से पहले हमें तंत्र क्रिया की शुरुआत करनी होगी। तिलक बाबा ने मोहन को शमशान में बैठने का आदेश दिया। मोहन शमशान में बैठ गया। जैसा जैसा तिलक बाबा बताते गए वैसा वैसा मोहन करता ही गया। जो जो मंत्र तिलक बाबा दोहरा रहे थे, मोहन भी उन्हीं मंत्रों को दोहराने लगा। करीबन 3 घंटे लगातार मंत्र दोहराने के बाद मोहन ने नोटिस किया कि हवा एकदम भारी हो चुकी है और ज़मीन ठंडी हो चुकी है। मोहन के अंदर एक शक्ति जागृत हो रही है। तभी तिलक बाबा ने क्रिया को विराम दी और मोहन से कहा कि आज से तुम्हारा तंत्र मार्ग शुरू हो चुका है। आज तुमने एक सुरक्षा कवच बनाना सीखा है, तुम इसका प्रयास करते ही रहना। और हाँ, इसी प्रकार का एक सुरक्षा कवच तुम विद्या के पास भी बना दो। लेकिन ध्यान रखें, जब तुम ये क्रिया करोगे तो तुम्हें कोई भी ना देखे। मोहन वहाँ से उठकर घर पहुँचता है। मोहन सीधा विद्या के कमरे में जाता है। उस वक्त आसपास कोई भी नहीं था। मोहन ने धीरे धीरे मंत्रों का जाप करना शुरू किया और उसने एक क्रिया करते हुए विद्या के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना दिया। रात को खाना खाने के बाद मोहन अपने कमरे पर लेटा हुआ था और सभी चीज़ों को बस सोच रहा था। तभी मोहन ने देखा कि सौम्या बिस्तर से उठकर बाहर की तरफ जा रही है। मोहन भी धीरे धीरे सौम्या का पीछा करने लगा। सौम्या विद्या के कमरे के पास जाकर रुक गई। सौम्या ने दरवाज़ा हल्का सा खोला और अंदर घुसकर देखने लगी। तभी मोहन सौम्या के पास पहुंचा और धीरे से सौम्या के कानों में बोला, सौम्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सौम्या एकदम चौंक गई। सौम्या जैसे अपने होश में नहीं थी। सौम्या ने अपना होश संभाला और हकलाते हुए उसने कहा कि मैं
मैं बस देखने के लिए आई हुई थी। और वो बिना कुछ कहे अपनी नज़रें झुकाते हुए कमरे में वापस आ गई। उस रात सौम्या के ऊपर मोहन का जो शक था वो अब धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था। दिन बीतने लगे थे। मोहन तंत्र सीखने लगा था और वो तंत्र मार्ग में काफ़ी दूर तक पहुंच चुका था। धीरे धीरे मोहन का डर अब खत्म हो चुका था। मोहन उन लोगों को भी अब देख और सुन पा रहा था जो इस दुनिया में नहीं है और किसी कारण से उनकी मुक्ति नहीं हो पाई है। मोहन के अंदर एक ऐसा विश्वास जगता जा रहा था जैसे वो किसी से भी लड़ सकता हो, चाहे वो शारीरिक लड़ाई हो या फिर मानसिक लड़ाई। लेकिन एक बात अजीब थी, जितना मोहन तंत्र मार्ग में आगे बढ़ रहा था उतनी ही विद्या की हालत खराब होते जा रही थी। विद्या के पैर से लेकर कमर तक का हिस्सा पूरा काला पड़ चुका था। किसी को कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही थी विद्या के साथ हो क्या रहा है। इधर पुलिस वाले लगातार रघु के ऊपर दबाव बना रहे थे कि वो अपना सच कबूल कर ले, लेकिन रघु अपना मुंह नहीं खोल रहा था। अंत में रघु ने हार मान ली और उसने पुलिस से कहा कि मैं सब कुछ बोलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं सारी बात मोहन के सामने ही बोलूँगा। पुलिस ने भी रघु की बात मान ली। अगली सुबह मोहन को पुलिस स्टेशन पर बुलाया गया। मोहन पुलिस स्टेशन पहुंचता है। इंट्रोगेशन रूम में चेयर पर रघु हथकड़ियों से बंधा हुआ था। कमरे में थे इंस्पेक्टर डीडी और मोहन। रघु ने बोलना शुरू किया। रघु ने कहा कि मैं तिलक बाबा का कातिल नहीं हूँ, मैं तिलक बाबा का एक शिष्य हूँ। मोहन थोड़ा चौंक सा गया। रघु ने आगे बताया कि मोहन की शादी से 3 महीना पहले ही तिलक बाबा को आभास हो चुका था कि उनकी मौत करीब है, लेकिन उनकी मौत कैसे होगी इससे वो भी अनजान थे। उन्हें आभास हो चुका था कि उनके परिवार के ऊपर कोई बड़ा खतरा आने वाला है, इसलिए उन्होंने एक विशेष पूजा करने की बात कही थी। उनका खास शिष्य होने के नाते उन्होंने मुझे अरावली के जंगल में भेज दिया ताकि मैं वहाँ से उस पूजा में उपयोग होने वाले एक विशेष सामग्री को ला सकूं, और वो केवल अरावली में ही मिलती है। मैं जब वापस आया तो मुझे पता चला कि तिलक बाबा की मौत हो चुकी है। मोहन ने रघु को टोकते हुए कहा कि तुम सच बोल रहे हो, इस बात की क्या गवाही है? रघु ने कहा कि कलीपुर गांव से 117 किलोमीटर दूर तिलक बाबा का आद्य शक्तिपीठ है, जहां हम जैसे कई सारे शिष्य वहां पर रहते हैं। वहां पर तुम्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। तभी इंस्पेक्टर ने रघु को बोला कि अगर तू तिलक बाबा का कातिल नहीं है तो फिर तेरे पास से वो हथियार कैसे बरामद हुआ जिससे तिलक बाबा का कत्ल किया गया था? तब रघु ने बताया कि तिलक बाबा अपने शिष्यों को वो हथियार देते हैं ताकि हम अपनी जान की सुरक्षा कर सकें, लेकिन तिलक बाबा अपने हर शिष्य को वो हथियार नहीं देते। वो केवल अपने भरोसेमंद शिष्यों को ही वो एक ऐसा हथियार देते हैं। रघु ने कहा कि मेरे ही जैसा हथियार एक और शिष्य के पास था। इंस्पेक्टर ने बोला कि कहानियाँ मत बना, उसका नाम बता जिसके पास तेरे जैसा सेम हथियार है। रघु मोहन की आंखों में देखने लगा और उसने कहा कि मोहन, तुम उसे जानते हो, वो इंसान तुम्हारे बहुत करीब है। इंस्पेक्टर बौखला आ गया था। उसने सीधा बोला कि बातें मत घुमा और उसका नाम बता। रघु ने एक गहरी सांस ली और वो कुछ कहने वाला था। सोम इतना ही कहते ही रघु के मुंह से खून निकलने लगा। वो कुर्सी सहित जमीन पर गिर गया। वो लगातार झटके खा रहा था। इंस्पेक्टर ने तुरंत वहाँ पर एम्बुलेंस बुलाई
रघु को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में पता चला कि रघु जिंदा है, बस वो बेहोश हो चुका है और उसे होश कब आएगा वो कोई नहीं जानता था। मोहन के दिमाग में फिर एक उलझन आ गई थी। मोहन ने बोला, क्या रघु सौम्या का नाम लेने वाला था? फिर मोहन ने कहा, नहीं, सौम्या ऐसा नहीं कर सकती। शाम का वक्त था। मोहन अपने घर वापस आ गया। मोहन ने सोचा कि आज शाम मैं तिलक बाबा से आद्य शक्तिपीठ के बारे में सारा सवाल पूछूंगा। मोहन विद्या के कमरे में यूं ही गया था। मोहन के चाचा विद्या के पास बैठे थे। तब मोहन ने कहा कि चाचा, आप आराम कर लीजिए, मैं विद्या के पास बैठा हूँ। मोहन के चाचा के जाने के बाद मोहन विद्या के सर से लेकर पांव तक मंत्र पढ़ते हुए उतारा करने लगा था। आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही मोहन का हाथ विद्या की कमर तक पहुंचा था, विद्या ने मोहन का हाथ पकड़ लिया। विद्या ने मोहन को पास आने का इशारा किया। विद्या ने कमज़ोर सी आवाज़ में मोहन के कान में कहा, पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वो लोग मेरी बलि की तैयारी कर रहे हैं, उनसे दूर रहो, वहाँ मत जाना। मोहन को विद्या की ये बात शायद उतने अच्छे से समझ नहीं आई, लेकिन मोहन इतना समझ चुका था कि विद्या पीपल के पेड़ के पास जाने से मना कर रही है। मोहन अब पूरी तरीके से उलझ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है, रघु सही बोल रहा है या सौम्या सही बोल रही है, या फिर तिलक बाबा और ब्रह्म राक्षस। और अब विद्या के द्वारा मोहन को मना करना, ये सबसे मोहन परेशान हो चुका था। उसने डिसाइड किया कि वो अभी आद्या शक्तिपीठ के लिए निकलेगा और वहाँ जाकर सच का पता लगाएगा। मोहन अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रहा था। सौम्या किचन में व्यस्त थी। आराध्या मोहन के कमरे में आ गई। आराध्या ने मोहन से कहा कि भैया मैं भी चलूँगी। मोहन ने हैरानी से पूछा कि कहाँ? आराध्या बोली, आद्या शक्तिपीठ। मोहन चौंक गया। मोहन ने बोला कि आराध्या, तुझे ये सब कैसे? तब आराध्या ने बताया कि भैया, जब से विद्या की तबीयत खराब हुई है तब से मैं इस घर में काफ़ी ऐसी चीज़ें नोटिस कर रही हूँ जो कि नॉर्मल नहीं है। मैंने कई बार नोटिस किया है कि आधी रात को भाभी घर के पीछे जाकर पता नहीं कुछ अजीब सा पूजा पाठ वगैरह करती हैं और वहीं पर रोज़ शाम आप भी गायब होते हैं। कभी कभी आप अपने रूम की जगह घर के बाहर से सुबह सुबह उठ कर आते हैं। आखिर आप कहाँ जाते हैं? यही सब को पता करने के लिए मैंने आपका पीछा करना शुरू किया और मैंने नोटिस किया कि आप रोज़ शाम पीपल के पेड़ के पास जाते हैं और शमशान में बैठकर कुछ पूजा करते हैं। फिर जब पुलिस स्टेशन में आपको बुलाया गया तो मैं भी आपके पीछे पीछे आ गई और मैंने वहाँ पर सारी बात सुन ली थी। आराध्या अब मोहन से जिद करने लगी कि कैसे भी करके उसे मोहन के साथ जाना है। वहीं पर मोहन उसे समझाने में लगा था कि मोहन के साथ जाने में उसकी जान को खतरा है, लेकिन आराध्या की जिद के सामने मोहन हार मान गया। दोनों कोई कलीपुर गांव से आद्या शक्तिपीठ के लिए निकल गए। 6 घंटे बाद मोहन और आराध्या आद्या शक्तिपीठ पहुँचे। शाम हो चुकी थी। वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था। शक्तिपीठ के बीचों बीच एक मंदिर था और अगल बगल कुछ कमरे थे। रघु के बताने के हिसाब से वहाँ पर अभी लोग मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन शक्तिपीठ पर कोई भी मौजूद नहीं था। वहाँ के हालात देखकर लग रहा था कि महीनों से इस शक्तिपीठ पर कोई नहीं आया है। बस मंदिर में एक छोटा सा दिया जल रहा था। आराध्या और मोहन मंदिर के अंदर जाते हैं। वहाँ पर देवी माँ का आशीर्वाद लेते हैं और रघु ने जो कमरा बताया था उसी कमरे पर मोहन जाता है।
आराध्या भी मोहन के पीछे उस कमरे में चले गई। उस कमरे में कुछ कपड़े थे, कुछ किताबें थीं, पूजा पाठ का सामान था, रुद्राक्ष की मालाएं थी, तंत्र की किताबें थीं और कुछ धार्मिक ग्रंथ थे। साथ ही 2 बक्से थे। एक बक्सा खुला हुआ था। मोहन ने बक्सा खोला तो उसमें वही कुछ कपड़े थे और 1-2 फोटोज़ थी। मोहन ने फ़ोटोज़ देखा तो वो रघु और उसके मम्मी पापा की लग रही थी। रघु को मोहन ने पहचान लिया। जब उसने दूसरा बक्सा देखा तो उसमें ताला लगा हुआ था। मोहन बाहर से एक पत्थर लाता है और बक्से में लगे हुए ताले को तोड़ देता है। ताला टूटते ही बक्से में से लेडीज़ के कपड़े, कुछ किताबें, रामायण, गीता, कुछ भगवान की फ़ोटोज़ और एक फैमिली फ़ोटो निकलती है। मोहन ने देखा कि फैमिली फ़ोटो काफ़ी पुरानी थी, ब्लैक एंड वाइट लग रही थी। मोहन ने जब उस फ़ोटो को देखा तो उसकी सांसें रुक गई थी। मोहन एकदम हैरान हो चुका था। आराध्या ने मोहन के हाथ से फ़ोटो फ्रेम खींची और आराध्या ने जब फ़ोटो देखा तो उसकी आवाज़ कांपने लग गई। आराध्या ने कहा कि भैया ये सौम्या भाभी है। वो फ़ोटो सौम्या की थी जिसमें सौम्या अपने मम्मी पापा के साथ थी। मोहन के हाथ कांपने लगे थे, पूरी तरीके से घूम चुका था। मोहन ने सोचा कि सौम्या यहाँ कैसे? अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर ज़मीन में बैठ गया। आराध्या मोहन को शांत करा रही थी। तभी कमरे में एक आवाज़ गूंज उठी। कि आखिरकार दोनों बच्चे आ ही गए। मुझे भरोसा था कि तुम दोनों जरूर यहाँ आओगे। तो दोस्तों ये था एपिसोड 2। आगे और भी एपिसोड्स आने वाले हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी एपिसोड मिस ना हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।